मॉर्निंग सुप्रभात। स्वागत है विद्यार्थियों आप सबका आपके इस यूट्यूब चैनल पर। विद्यार्थियों, हम पहले सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 के पार्ट फर्स्ट में यूरोप में राष्ट्रवाद, भारत में राष्ट्रवाद, अब दूसरे में भारत में ही राष्ट्रवाद पार्ट 2 के विषय में चर्चा करेंगे। क्योंकि पहले के विषय में हमने जो चर्चा किया है वो अंग्रेजों के माध्यम से, अंग्रेजों ने भारत में शोषण कैसे किया, धन निष्कासन कैसे किया, कौन से कानून लाए, इसके विषय में जाना है। अब भारतीयों द्वारा जो प्रयास किए गए उसके विषय में भी जान लें। तो पहले में तो हम चर्चा किए हैं भारतीयों के द्वारा भी, जैसे 1857 की क्रांति है तो उसके विषय में चर्चा की है। अब इसमें विशेष तौर पर महात्मा गांधी, क्योंकि 1910 तक हम चर्चा किए थे, उसके बाद महात्मा गांधी की जो भूमिका रहती है तो उसके विषय में जान लें। महात्मा गांधी की क्या भूमिका रही इसके विषय में जानेंगे इस राष्ट्रवाद पार्ट 2 के वीडियो में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। राष्ट्रवाद एक भावना है, विचारधारा है जो लोगों के अंदर अपने देश के प्रति सर्वस्व समर्पण के लिए होती है। तो ये एक राष्ट्रवाद है। महात्मा गांधी की भूमिका क्या रही इसके जानने के पहले हम थोड़ा जान लें कि महात्मा गांधी पोरबंदर गुजरात 1869 2 अक्टूबर ये इनका जन्म होता है और करमचंद और पुतलीबाई की ये संतान थे। इनका विवाह कस्तूरबा गांधी से होता है। इनकी कुल 4 संतानें थी। तो ये इनका एक थोड़ा सिंपल परिचय रहा। इन्होंने वकालत किया लंदन से। 1893 में अब्दुल्ला और अब्दुल्ला कंपनी का मुकदमा लड़ने के लिए लंदन जाते हैं और वहीं पे रहते हैं। इसके पहले इन्होंने सबसे ज़्यादा दक्षिण अफ्रीका में समय बिताया और इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स फार्म नाम का एक आश्रम स्थापित किया। बाद में जब ये भारत आते हैं तो भारत में जो शासन व्यवस्था देखते हैं, अंग्रेजों का अत्याचार देखते हैं। तो इसके पहले अफ्रीका में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ चुके थे और भारत में जब आते हैं, भारत में 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी भारत आते हैं, जिसकी खुशी में आज भी अप्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। तो ये अप्रवासी दिवस ये 9 जनवरी 1915 को भारत आते हैं। इनका आगमन होता है भारत में और 9 जनवरी को होता है। 9 जनवरी को इनके आने की खुशी में लोग अप्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। जब यह भारत में आते हैं तो देखते हैं यहाँ की जो अंग्रेजों की शासन व्यवस्था है वो भी दक्षिण अफ्रीका की तरह लोगों का शोषण करना, धन निष्कासित करना, ये सब था। तो इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन करना प्रारंभ किया। उनकी जो विचारधारा थी उसको बदलने का प्रयास किया। भारत में जो शोषित वर्ग थे उनको एक जुट में लाने का प्रयास किया। तो पहला प्रयास जो इन्होंने किया, नीलहे, नीलहे मतलब नील की खेती। पहले जो भारत में था कि नील जो होती है, नील ये कलर सफ़ेद वाइट कलर बनता था, लोग ज़्यादातर सफ़ेद ही कपड़े पहनते थे। ये कपड़े गंदे ज़्यादा होते थे तो इसलिए उस पर नील का प्रयोग किया जाता था कि कपड़े ज़्यादा दिन तक चलें मतलब वो गंदे ना हो, उनको बार बार धुलना ना पड़े। तो नील की खेती की जाती थी और उस फसल के माध्यम से नील तैयार की जाती थी। तो नील है ये नील की खेती करने वाले किसान थे। तो इनकी एक समस्या थी, अंग्रेजों ने इन पर टैक्स लगाया, सूखा पड़ गया था, फिर भी फसल अच्छी हुई नहीं और अंग्रेजों ने ज़बरदस्ती उनसे टैक्स लेने का प्रयास किया। तो वो आकर महात्मा गांधी से लखनऊ में मिलते हैं ग्रुपिंग करके। और ये जो नीलहे किसान थे वो प्रमुख रूप से चंपारण एक जिला है। ये महात्मा गांधी का पहला आंदोलन यहाँ पे होता है। तो चंपारण बिहार का एक जिला है। तो वहाँ की समस्या को दूर करने के लिए महात्मा गांधी अपना पहला प्रयास करते हैं। चंपारण आंदोलन ये पहला था, नीलहे या नील की खेती करने वालों के लिए था। चंपारण बिहार में है और वहाँ की जो समस्या है तो उसको दूर करने के लिए पहला ये आंदोलन महात्मा गांधी करते हैं। लोगों के अंदर एकजुटता लाते हैं अंग्रेजों के खिलाफ कि टैक्स नहीं देंगे जब सूखा पड़ा है। और दूसरे में बात कर लेते हैं खेड़ा आंदोलन। खेड़ा आंदोलन चंपारण बिहार में है। खेड़ा कहाँ पे है? खेड़ा गुजरात में है। और दूसरे टाइमिंग वही कर सकते हैं, इसको
मिल मजदूर आंदोलन। अब इसकी हम टाइमिंग देख लेते हैं। चंपारण का जो आंदोलन होता है वो 1917 में होता है। खेड़ा आंदोलन खेड़ा गुजरात में है। मिल मजदूर आंदोलन ये भी जस्ट एक साल बाद होता है, 1918 में होता है। और मिल मजदूर, जो भी मिल मजदूर हैं उनको वेतन कम दिया जाता था, उनकी भी शोषित समस्याएं थी। गांधी जी उसको दूर करने के लिए वहाँ पे जाते हैं। अब ये देखिए दो आंदोलन हुए। ये दो आंदोलन जो थे वो हम कह सकते हैं क्षेत्रीय आंदोलन। तो एनसीईआरटी बेस पे है, तो आपके कंपटीशन के लिए भी जो भी लोग हैं वो भी देख सकते हैं वीडियो, क्योंकि इसमें ये पूछा है गांधी जी के विषय में कई बार। तीसरा हमने रेड कलर से किया इसलिए क्योंकि ये गांधी जी का पहला आंदोलन, ठीक है। यदि पूछे गांधी जी का पहला राष्ट्रीय आंदोलन कौन सा था, तो ये क्षेत्रीय थे, राज्य में थे, बिहार थे, गुजरात थे ये। तो गांधी जी का पहला राष्ट्रीय आंदोलन था वो था असहयोग आंदोलन। गांधी जी ने संपूर्ण देश से आह्वान किया कि अंग्रेजों की शासन व्यवस्था में कोई भी सहयोग नहीं करेगा। हम सरकारी स्कूलों का परित्याग करेंगे, नौकरियों का परित्याग करेंगे, प्रशासन में उनका कोई सहयोग नहीं करेंगे। तो इसकी टाइमिंग 1920 है। तो ये पहला राष्ट्रीय आंदोलन था। तो ये भी मोस्ट है, लोगों के अंदर एक भावना लाए कि हम अंग्रेजों की पहला राष्ट्रीय आंदोलन, ये आपके लिए मोस्ट है। गांधी जी शुरुआत करते हैं पहला राष्ट्रीय आंदोलन, ये विशेष तौर पर अपने चरमोत्कर्ष पर जब होने वाला रहता है। तो गोरखपुर का एक जगह है, एक पुलिस स्टेशन है, चौरा चौरी। तो 1922 में 2 साल लगते हैं इसको प्रोग्रेस करने में। 1922 में चौरा चौरी, क्योंकि गांधी जी की विचारधारा लोगों पे तक पहुंच रही थी और लोग उग्र हो रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ। तो 1922 में एक घटना होती है चौरा चौरी। जो उत्तेजित भीड़ थी वो गोरखपुर के चौरा चौरी पुलिस स्टेशन को जला देती है, जिसमें 21 पुलिस वाले जलकर मर जाते हैं। इस घटना से आहत होकर गांधी जी ने अपना ये असहयोग आंदोलन बंद कर दिया। लोगों ने इसका विरोध भी किया, तो लेकिन जब ये बंद कर देते हैं ये आंदोलन, तो ये ठंडे बस्ते में चला जाता है। फिर बाद में गांधी जी द्वारा छोटे मोटे क्षेत्रीय आंदोलन किए जाते रहते थे। फिर चौथा एक आया इनका जो प्रमुख आंदोलन था 1930 में। टाइमिंग भी याद रखिएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसकी टाइमिंग 1930। सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय मतलब विनय अनुनय के साथ, हम आपसे विनय करते हैं कि आप हमारे देश को छोड़ के चले जाइए। गांधी जी शुरुआत करते हैं 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इसी सविनय अवज्ञा आंदोलन के साथ गोलमेज सम्मेलन भी अंग्रेज बुलाते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की भूमिका इसमें आ जाती है। 1930, 31 और 32 में लगातार 3 गोलमेज सम्मेलन होते हैं। गोल मतलब क्या होता है? गोल मतलब कह सकते हैं कि एक पार्टी, कहते हैं कि नहीं हमारी गोल में है, फला गोल में है। तो एक लोगों की पार्टी, पूरे भारतीय जो लीडर थे उनको बुलाया गया और भारत में दलित शोषित वर्ग थे, उनकी समस्या समाधान के लिए विशेष तौर पर अंबेडकर लड़ रहे थे। तो उन्होंने, वो भी वकील थे, ढेर सारी डिग्रियां उनके पास थी, तो उन्होंने अंग्रेजों के सहयोग से गोलमेज सम्मेलन बुलाया। और कांग्रेस, गांधी जी कांग्रेसी थे, कांग्रेस के ऊपर इनका छत्र छाया था। तो कांग्रेस भी कह सकते हैं या गांधी जी भी कह सकते हैं कि उस गोलमेज सम्मेलन में, पहले वाले गोलमेज सम्मेलन कुल कितने हुए? 3 हुए, पहला, दूसरा और तीसरा। और ये टाइमिंग 1930, 1931, 1932। अब 3 गोलमेज सम्मेलन होते हैं 1930, 31, 32। 30 में गांधी जी भाग नहीं लेते हैं,
तो ये होता है कि एक वर्ग अछूता रह जाता है। दोबारा गोलमेज सम्मेलन 1931 में होता है, तो लॉर्ड इरविन भारत के गवर्नर रहते हैं, तो लॉर्ड इरविन से एक समझौता होता है, गांधी इरविन समझौता। उस समझौते के बाद 1931 में गांधी जी सम्मेलन में भाग लेने जाते हैं और वहाँ पे विंस्टन चर्चिल वहाँ के अध्यक्ष थे मीटिंग के, तो उन्होंने यहाँ पे अदनंगा फकीर कहकर गांधी जी की बेइज्जती की, क्योंकि अपने पास एक बकरी लेके गए थे। उस बकरी को ले जाने का मकसद ये था कि हमारी संस्कृति ये कल्चर ये है, आप हमें इसी बकरी वाले हाल पे छोड़ दीजिए, हम ऐसे ही रह लेंगे। तो बड़ी बेइज्जती की, ये धोती कुर्ता पहन के गए थे, तो बड़ी बेइज्जती की है गांधी जी की। गांधी जी वहाँ से वापस लौटते हैं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से, इस टाइम 1931 में, और दोबारा वो अपना आंदोलन फिर से चालू कर देते हैं। और फिर तीसरा गोलमेज सम्मेलन होता है 1932 में, जिसमें दलितों से संबंधित या आरक्षण से संबंधित मैकडोनाल्ड अवार्ड मिलता है अंबेडकर को। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी बनता है, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाला व्यक्ति कौन था, आपसे क्वेश्चन है वो, और गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं। कमेंट के माध्यम से दोनों आंसर आप लोग देंगे। तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसके बाद भारत में महात्मा गांधी लोगों के जागरूक करने के लिए प्री प्राइमरी एजुकेशन के लिए 1937 में वर्धा शिक्षा या बेसिक शिक्षा देते हैं, योजना देते हैं, वो फिर चलता है। उसके बाद 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो जाता है और अंग्रेज गांधी जी से मिलते हैं, कहते हैं कि आप हमारी मदद कीजिए और हम आपको मुक्त कर देंगे, यानी कि आपके भारत को छोड़कर चले जाएंगे। तो गांधी जी ने भारतीयों युवकों से आह्वान किया कि बढ़ चढ़कर सेना में भाग लीजिए, अंग्रेजों का सहयोग करिए। तो इसलिए अंग्रेजों ने गांधी जी को उपाधि दी भर्ती कराने वाला सार्जेंट, क्योंकि उनके कहने पर लोग सेना में भर्ती हो रहे थे। और 39 बीता, 40 बीता, 41 बीता, जब लगा कि 2-3 साल बीत गए हैं, ढेर सारे भारतीय सैनिक द्वितीय विश्व युद्ध में मर रहे हैं और अंग्रेज भारत छोड़ने का नाम नहीं ले रहे हैं, तो इसलिए अंग्रेजों के खिलाफ गांधी जी ने अपना राष्ट्रीय आंदोलन, अंतिम भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन 1942, ये इनका अंतिम राष्ट्रीय आंदोलन था। तो अंग्रेजों के खिलाफ ये भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया और इसमें एक नारा दिया, डू और डाई, करो या मरो का नारा दिया। और तेजी से लोगों के अंतर्गत एक विचारधारा आई, अंग्रेजों की जगह जगह विरोध होने लगे 1942 में, क्योंकि अंग्रेज अपने कहे के अनुसार कर नहीं रहे थे। युद्ध ही नहीं खत्म हुआ तो कहाँ से वो छोड़े। और महात्मा गांधी के साथ जो समझौता हुआ था कि हम भारत छोड़ देंगे, तो वो पूरा नहीं हो रहा था। इसलिए गांधी जी ने टाइम ज़्यादा देखा और भारत छोड़ो आंदोलन, डू और डाई, करो या मरो का नारा दिया इसी आंदोलन में। तो ये सिस्टम चलता रहा और 1947 में ढेर सारी घटनाओं के बाद, गांधी जी के प्रयास के बाद और लोगों के प्रयास के बाद भारत स्वतंत्र होता है 1947 में। और एक साल बाद उसके स्वतंत्रता के बाद महात्मा गांधी को नाथूराम गोडसे, आरएसएस के एक कार्यकर्ता थे, उनके माध्यम से महात्मा गांधी को 30 जनवरी को गोली मार दी गई। तो ये महात्मा गांधी का अंत था। तो राष्ट्र में इनके ये जो आंदोलन है ये प्रमुख हैं। बाकी डिटेल में किसी और वीडियो में महात्मा गांधी के विषय में चर्चा करेंगे। राष्ट्रवाद की बात करेंगे तो 1, 2, 3, 4 इनके जो कारनामे हैं ये बहुत प्रमुख हैं कि ये इन बिंदुओं के माध्यम से आपको राष्ट्रवाद, भाग 2 भारत में गांधी जी के द्वारा जो भी चीज़ें की गई उसको बताने का प्रयास किया है। विद्यार्थियों, वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।